Morning, students. We are discussing equilibrium, and today we shall discuss about the rate and law of mass action. Uh, what is actual rate of the reaction? Rate means that what is the concentration which is being changed with the time in a particular period of time. What the concentration is being changed either in terms of reactant or in terms of product. For example, if we take a reaction that is reactant, it is being converted to product. Now there may be two types of reaction, rate of reaction. First, in terms of reactant, and second in terms of प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट के केस में हम देखें तो रेट एक्चुअल में क्या होती है, वो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन एक पार्टिकुलर टाइम में कितनी चेंज हो रही है ना, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, लेकिन विद द टाइम ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है. इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड. अच्छा, अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इट वाज गिवन बाई टू साइंटिस्ट, गुलबर्ग एंड बागे इन 1807. देखिए ये क्या कहता है कि कोई भी हमारी रिएक्शन है तो उसकी जो रेट है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कोई रिएक्शन है जैसे ए और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो इसकी जो रेट होगी, है ना, रेट क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और टी हमारा टाइम. तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर. ठीक है, अगर एक यहाँ पर रिएक्टेंट है तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए, है ना, या प्रोपोर्शनल साइन के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए. ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू ए. इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे और प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ के. अब मान के चलिए एक केस ऐसा है कि जिसमें जो रिएक्टेंट है वो हमारे टू हैं, ए एंड बी. तो सेम जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना. और अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे. ठीक है, तो थ्री टर्म्स यहाँ पर आपको याद करने लॉ ऑफ मास एक्शन में. फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के टर्म में बात करता है ये. तो अब देखिए रिएक्टेंट यहाँ पर टू हो गए तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी रेट क्या हो जाएगी, के ए एंड बी. और देखिए जब ए को हम ऐसे लिखते हैं तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताता है ना, क्या बताता है, मोलैरिटी. और मोलैरिटी हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर. ठीक है, के ए बी. अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं और दूसरे रिएक्टेंट है उसके 3 मोल्स हैं. तो उस वाले केस में हम कैसे करेंगे, जितने भी हैं 1 2 3 4 5 सबका प्रोडक्ट कर दो, और सेम है तो सेम का प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर होता है. तो ए स्क्वायर और बी क्यू हो जाएगा हमारा. अब
कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना, उसका एक जनरलाइज फॉर्म होता है। वो फॉर्म क्या है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, है ना, या प्रोडक्ट हमने बोल दिया। तो रेट को हम लिखेंगे के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और ए टू द पावर ए, जो भी मोल्स होंगे वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, बी की पावर बी। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेट कांस्टेंट है। लॉ ऑफ रेट कांस्टेंट क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और जो अगर मोल्स हैं हमारे 1 या 2, तो वो उस पर पावर के फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखिए कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 8.5 ग्राम अमोनिया हमारी डिज़ोल्व है 4 लीटर में, तो कैलकुलेट द एक्टिव मास। एक्टिव मास मीन्स मोलैरिटी निकालनी है आपको। मोलैरिटी क्या होता है, N/V। N क्या होता है यहाँ पर, W/M, ठीक है। W दिया हुआ है 8.5, M मोलर मास अमोनिया का, कैसे निकालेंगे, NH3 होता है 14 + 3, है ना, कितना हो गया 17। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 8.5/17, और वॉल्यूम हमारा कितना है 4 लीटर में, ठीक है। इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और एक और दिया हुआ, देखिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा या इन्फॉर्मेशन का यूज करना होगा कि व्हाट इज़ द एक्टिव मास ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट NTP। तो देखिए जो NTP या STP है उस पर हम जो एक्टिव मास होता है ना, 22.4 लीटर होता है, कितना 1 मोल, कितना होता है 22, और यहाँ कितना दिया हुआ है 1 लीटर। देखिए 22.4 लीटर है ना, वो कितना होता है 1 मोल, और दिया कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1/22.4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। आपको केवल जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल है कि NaOH ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500, एक्टिव मास आपको पता करना है। 4 ग्राम W हो गया, है ना, और जो NaOH है उसका मोलर मास आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 23, 16 और 1, कितना हो गया 40, तो 4/40 इंटू 1/2, है ना, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड टेकिंग देयर डेंसिटी टू 0.8। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप समझिए। डेंसिटी आपको दी हुई है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्टिव मास का मीनिंग है कि 1 लीटर जो हमारा सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 लीटर अगर हम बात करेंगे किसकी, एल्कोहल की, तो वो कितना मास हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है D = M/V, ठीक है। यहाँ से मास निकालेंगे, मास क्या हो जाएगा D × V। तो डेंसिटी हमें एल्कोहल की दी हुई है 0.8, और वॉल्यूम 1 लीटर हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, मोल्स पर लीटर, क्या होता है, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मास निकल कर के आया, कितना आया 800 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, मोल्स पर लीटर, है ना। तो देखिए इसका जो मोल्स पर हमने अभी क्या निकाल लिया, ये निकाला यहाँ से मास पर लीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, N/V चाहिए, यानी मोल्स पर लीटर चाहिए, और निकल के अभी क्या है, मास पर लीटर, है ना। दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ से निकल कर क्या है हमारा, मास पर लीटर, और चाहिए क्या हमें, मोल्स पर लीटर। दोबारा समझ लीजिए, डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम हम 1 लीटर के लिए निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है ना। लेकिन डेंसिटी से हम मास निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आ गई, मास पर लीटर आ गई। हमें चाहिए क्या, मोल्स पर लीटर। तो मास को हमें चेंज करना है कि इसमें मोल्स में। कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम W मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा क्या,
N इक्वल टू W/m। ठीक है, W हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 800। M क्या, मोलर मास। मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46, उससे डिवाइड करते हैं, है ना। तो मास पर लीटर किस में चेंज हो जाएगा हमारा, मोल्स पर लीटर में। ठीक है, ये बस यहाँ पर आपको करना है। सिमिलरली आप CCl4 के केस में करेंगे। पहले 1 लीटर का आपने मास निकाल लिया, कैसे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, है ना, 1 लीटर के लिए। तो ये मास को यहाँ W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास पर लीटर आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, मोल्स पर लीटर में, है ना। क्यों करना है, क्योंकि आपको एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी। तो इसमें जब चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया W/लीटर। इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, मोलर मास से। तो ये हमारा आ गया एक्टिव मास, है ना, मोल्स पर लीटर। अब देखिए एक नया टॉपिक है यहाँ पर, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ Kc, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो है ना। अगर प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जितनी वैल्यू हाई होगी उतनी ही वो टेंड करती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड में होगी या इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल रिएक्शन से। ये हमारी एक जनरल रिएक्शन है ना, इससे हम बात कर रहे हैं। किसी भी उसके लिए जो जनरल रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, AA + BB गिव्स CC + DD। ABCD जो स्मॉल हैं वो हमारे मोल्स हैं, और जो कैपिटल वाले हैं वो हमारी क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, ये क्या कहता है कि रेट R वो डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए अब ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर क्या आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल है वो सिंबल किसका है, इक्विलिब्रियम का, है ना। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जाती है और एक बैकवर्ड में आती है ना। रिएक्शन हमारी कैसे, फॉरवर्ड में भी जा रही है और बैकवर्ड में भी जा रही है ना। दो रिएक्शन हमारी पैरेलल हो रही हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है, एक बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो दो रिएक्शन है, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। पहले फॉरवर्ड के लिए करेंगे, फॉरवर्ड में ये रिएक्शन है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए किस पर डिपेंड करेगी, A और B पर। ठीक है, और जो मोल्स होते हैं वो पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया KF। क्लियर। अब देखिए बैकवर्ड के लिए बात करेंगे, रिवर्स का मतलब बैकवर्ड, तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, C और D। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, RB = KB CC DT। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है, इसको आप बिल्कुल माइंड में रखिए, दैट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों को हमने इक्वल कर दिया, ये वाला इसके बराबर रख दिया। RF = RB,
वैल्यू पुट की हमने। के एफ यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। के एफ अपॉन के बी का हमने रेशो निकाला, तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सारी क्या है, कंसंट्रेशन। ये सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये डी की है, ए की है, बी की है। स्मॉल ए बी सी डी क्या है, इनके मोल्स हैं। अगर वैसे हम देखें तो सी और डी हमारे क्या है, प्रोडक्ट, और ए और बी हमारे क्या है, रिएक्टेंट, है ना। और उनकी ये क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब तक सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए एक नया टर्म आता है हमारा, के एफ अपॉन के बी के लिए, दैट इज़ के सी। इसी की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको जब करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे इक्विलिब्रियम के, तो वहाँ पर भी इसकी बात हुई थी कि के सी जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, वो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाता है, 1 के सी डैश हो जाता है ना। क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट हो जाएंगे, रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। वहाँ एक बात और बताई थी हमने कि जो फॉरवर्ड के लिए जो हमारे जो के सी की वैल्यू है, अगर ये हाई है ना, तो हाई होने का मतलब क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर इसकी वैल्यू हमारी लो है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। अगर एक ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ें यहाँ पर स्टडी की। फर्स्ट तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को जाना, फिर हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे एक्टिव मास के, और देन हमने एक डेरिवेशन देखा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको आप प्रैक्टिस करिए। पूरा इक्विलिब्रियम इसी पर डिपेंड करेगा, है ना। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, वो सभी इसी से ड्राइव्ड होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को जानिए, उसके बाद के सी कैसे हम फाइंड करते हैं उसको आप देखिए। ठीक है, थैंक यू।